हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आकाश सर और मैं आपको इस वीडियो में रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाने वाला हूं, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए भी यह कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्लास 10 में जब बच्चे पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, 1920 के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके पहले उनको एक आउटलाइन नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के ऊपर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ऊपर है, तो उसके लिए उन्हें यह भी जानना ज़रूरी होगा कि रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या इम्पैक्ट था। तो इसलिए रशियन रेवोल्यूशन उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जो क्लास 10 के बच्चे भी हैं, अगर वह इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह उनके लिए जाया नहीं जाएगा, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होगा, उनके जो थॉट है उसको क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको यूँ ही मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हमारा वीडियो, द रशियन रेवोल्यूशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका आकाश सर, असिस्टेंट टीचर ऑफ DPS, एंड आई कंप्लीटेड माय MA इन हिंदी and now I am working as an assistant teacher in DPS for many years. So I came here to teach you SST and history. So we are going to start our रशियन रेवोल्यूशन टुडे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रशियन रेवोल्यूशन। आप फोटो में देख सकते हैं रशिया के दो महान लीडर्स के फोटो पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन शुरू करने के पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमें किन किन चीज़ों का ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इस पूरे वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, और यह वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल नेक्स्ट डे आएगा, आपको मंडे को पार्ट 2 इसका आएगा, तो आप इसको पूरा उससे कर लेंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा पार्ट 2 के लास्ट में, तो उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका ओवरऑल जितना भी इस सब्जेक्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वे सारे एग्जाम्स में आने वाले सारे हो जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें पहले हमें देखना है कि हु वाज जार निकोलस टू, हु वाज जार निकोलस टू, उनके बारे में एक डिटेल नॉलेज हम इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चल जाएगा। फिर साथ ही साथ हम देखेंगे रूसो जापानीज वार्स इफेक्ट ऑन रशिया। साथ ही साथ हम देखेंगे फेलियर ऑफ द ड्यूमा, ड्यूमा किस प्रकार फेल हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लडी संडे देखेंगे। आज हम इस 4 चीज़ को ही कवर करेंगे ब्लडी संडे के तक। नेक्स्ट डे जो हमारी वीडियो आएगी पार्ट 2 की, उसमें इससे आगे होगी। तो पूरा रशियन रेवोल्यूशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेज टू रशियन रेवोल्यूशन, ये हम देखेंगे, इसके इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि व्हाट इज़ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन क्या है? तो term for a series of revolution in Russia in 1917 which destroyed the Tsar autocracy and led to the creation of the Soviet Union। आप जानते हैं कि रशिया को USSR भी कहा जाता है, तो यही है सोवियत यूनियन, USSR। तो पहले इसमें गणतंत्र स्थापित नहीं हुआ था, यहाँ पर एक एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी चलती थी, जिसको आप मोनार्ची कह सकते हो। एब्सोल्यूट मोनार्ची शासन था यहाँ पर। किसका शासन था? जार का। तो जार क्या है, पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म बतला देना चाहूँगा। पहला टर्म है जार। जार रशिया के जो राजा होते थे उनको जार कहा जाता था, TSAR, जार। कहीं कहीं पर उनको CZAR भी कहा गया है, तो उसका अर्थ भी जार है। रशिया के राजाओं को जार कहा जाता है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि रशिया एकमात्र ऐसा देश था जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद भी एक अलग ही तरह का कैलेंडर विश्व में यूज करता था। वो जो कैलेंडर यूज करता था उसका नाम है जूलियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर, और आज हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो आप लोग इंग्लिश कैलेंडर जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे जो याद करते हैं या जो यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और रशिया जो है, रशिया में डेमोक्रेसी आने के पहले वो लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते थे, और इसमें कितने दिनों का अंतर होता था? बेसिकली 12 डेज़ का अंतर होता था। तो इसलिए इनके जो टाइम्स है उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा इस वीडियो के अंत तक आप ये आराम से समझ जाएंगे कि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। आप दूसरे वीडियोस में ये क्लियरली ना समझ पाएँ, लेकिन आई एम प्रोमिसिंग ऑल ऑफ़ यू दैट इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है हमारे चैनल के स्टडी और अंदर चैनल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। द जार वाज ओवरथ्रोन एंड रिप्लेस्ड बाय ए प्रोविंशनल गवर्नमेंट इन द फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ फरवरी 1917। क्या होता है कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है, जो फाइनल रेवोल्यूशन 1917 में होता है, फरवरी में। ओके, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये जूलियन कैलेंडर के अनुसार, अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज के यूज में टाइम यूज करते हैं उसको देखेंगे तो मार्च 1917 में यह युद्ध हुआ था, मतलब यह रेवोल्यूशन हुआ था।
द सेकेंड रिवोल्यूशन ड्यूरिंग अक्टूबर, ये बात सही है। सेकेंड जो हुआ था ये पुराने कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में हुआ था, लेकिन प्रेजेंट कैलेंडर के अनुसार ये नवंबर में घटना हुआ था ये घटना, लेकिन इसको अक्टूबर रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। इन द सेकेंड रिवोल्यूशन ड्यूरिंग अक्टूबर द प्रोविजनल गवर्नमेंट was removed and replaced by the बोल्शेविक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक वर्ड आया बोल्शेविक एंड कम्युनिस्ट, ये क्या है? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा नॉलेज बतलाऊंगा, पूरा A to Z नॉलेज देने वाला हूँ, आप इसके बारे में चिंता न करिए। बोल्शेविक एक तरह का पार्टी था जिसको लेनिन ने गठन किया हुआ था, और वो कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट का मतलब होता है सोसाइटी के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके सोच, उनके साथ उनके विचारधाराओं को लेकर चलना, उनके हितों की रक्षा करना कम्युनिस्ट कहलाती है। जो रशिया में ही सबसे पहले इस सोच का आविर्भाव या शुरुआत हुआ था, इसका आविर्भाव किया था, इसका शुरुआत किया था कार्ल मार्क्स ने और माइकल एंजल्स ने। कार्ल मार्क्स एंड माइकल एंजल्स ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का शुरुआत किया था, जिसे बाद में मार्क्सिज्म कहा गया, और इसी को लेनिन ने डेवलप किया और अंत में ये लेनिनिज्म में कन्वर्ट हो गया। आप जितने भी आसपास, आपके घर के आसपास या आप जहीं भी रहते हो, आप अगर किसी पार्टी को जानते हैं जिस पार्टी का झंडा लाल है, जैसे आप आरएसपी ले लेंगे, आरएसपी पार्टी, सीपीआईएम पार्टी, आप तो जानते होंगे इनके बारे में। तो ये एम का मतलब होता है मार्क्सिस्ट, इनका झंडा दिखेगा लाल होता है, और ये मजदूरों का पार्टी होता है, ऐसा इनका कहना है। ये पहली पार्टी रशिया में डेवलप हुई थी, तो ये थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले जार निकोलस टू के बारे में। द लास्ट जार ऑफ रशिया, जो जार निकोलस टू थे वो लास्ट जार थे 1894 से 1917 तक, याद कर ले 1894 टू 1917 तक ये लास्ट जार थे रशिया के। तो निकोलस टू वाज ए हार्श येट वीक रूलर, जो निकोलस टू जो थे वे बहुत ही कमज़ोर रूलर थे और ये योग्य नहीं थे। तो आप इनका तस्वीर देख सकते हैं। द वीकनेस ऑफ द जार निकोलस, he was an absolute monarch, mean that he had total power in Russia। क्योंकि रशिया में एक एब्सोल्यूट मोनार्ची था, तो इनके पास जो था पूरा पावर था, रशिया का पूरा पावर जार निकोलस के पास ही था। बट वाज ए वीक मैन, किंतु ये वीक थे, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति थे। तो ही यूज हिज सीक्रेट पुलिस, ये हमेशा अपना सीक्रेट पुलिस का इस्तेमाल करते थे। द ऑर्कना जो था इनका सीक्रेट पुलिस का नाम था, टू प्रिस्टिट्यूट ओपोनेंट्स, जो इसके विरोधी होते थे, जो जार के विरोधी होते थे, उनके विरुद्ध में, उनके बारे में पता लगाना, उनको ख़त्म करने के लिए वो ऑर्कना नाम का एक सीक्रेट पुलिस खुफिया आईबी विभाग की तरह चलाते थे। तो इससे क्या होता था, बुक एंड न्यूज़पेपर वेयर सेंसर्ड, वे बुक एंड न्यूज़पेपर पर सेंसर लगाए हुए थे कि अगर कोई भी राजा के विरुद्ध, जार के विरुद्ध कुछ लिखता है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। द चर्चेस सपोर्टेड द जार एंड लिटिल फादर ऑफ द रशियन पीपल, और जो चर्च जो थे रशिया में वे पूरी तरह से जार को सपोर्ट करते थे और लोगों में इस बात को फैलाते थे कि जार जो है उनका छोटा पिता है, जो परमपिता परमेश्वर ईसा धर्म के अनुसार जो सर्वशक्तिमान है, उसके बाद दूसरा सर्वशक्तिमान जार ही है। यह बात रशिया के लोगों में चर्च फैलाता था। और द जार अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज ए मेजर कॉज ऑफ द रिवोल्यूशन, साथ ही साथ जो जार का अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो था, जिनका जो गवर्नमेंट था, जार ही कानून बनाते थे, जार ही न्याय करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जार का सीधा संबंध जनता के साथ नहीं था, मतलब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं था। जार डायरेक्टली जनता को विजिट नहीं करते थे, कभी जानते भी नहीं थे उनके बारे में, एब्सोल्यूट मोनार्ची था। बस वे अब अपने राजतंत्र के बारे में ही सोचते रहते थे और वे ऑर्डर दे देते थे, और उनके जो मंत्रीगण थे या उनके नीचे काम करने वाले वे जनता को डील करते थे, पब्लिक को डील करते थे। तो जार का पहुँच जनता तक नहीं होने के कारण वहाँ पर अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था, जो इस युद्ध का या इस रिविलियन का, इस रिवोल्ट का या इस रिवोल्यूशन का मेन काजेस था। तो द रोमनोव फैमिली, तो जो जार थे वो रोमनोव फैमिली से थे, बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में आज हम थोड़ा डिटेलिंग करेंगे रोमनोव फैमिली के बारे में। किसी बुक में माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको रोमनोव फैमिली के बारे में डिटेल नहीं मिलेगा, आप जरूर इसको पूरा देखें। हाउ वाज रशियन गवर्न, जो रशिया का जो गवर्न होता था वो किसके द्वारा होता था, जार के द्वारा। रोमनोव फैमिली सिंस 1613, 1613 ईस्वी से पूरे रशिया में किसका शासन चलता था, रोमनोव फैमिली, मतलब रोमनोव राजवंश था वहाँ पर। जैसे आप जानते हैं भारत में मौर्य राजवंश, गुप्ता राजवंश था ना, उसी प्रकार रोमनोव एक राजवंश था। नोबल्स एंड क्लर्जी लैंड ओइंग क्लासेस, और यहाँ पर क्या होते थे, ये लोग नोबल्स और क्लर्जी बड़े बड़े पद में होते थे। इस राजवंश के लोग, जितने भी लोग होते थे वो नोबल्स होते थे या क्लर्जी। जैसे मैं फ्रांस रेवोल्यूशन जब आपको पढ़ाया था तो मैं नोबल्स और क्लर्जी के बारे में बतलाया। जो लोग चर्च में काम करते हैं उन्हें क्लर्जी कहा जाता है,
नोबल्स वही लोग होते हैं जो राजा के महल में या उनके कर्मचारी जो होते हैं, उनके मंत्रीगण, वो नोबल्स होते हैं और हमेशा ये लोग धनी होते हैं। तो क्लर्जी और नोबल्स लोग जो थे वो ये राजा के फैमिली के ही होते थे। सिफर्स 90% लिव इन 7,50,000 स्मॉल विलेजेस। सिफर्स वहाँ की जो आम जनता थी, आम जनता मतलब जो वहाँ के जो लोग थे, जो सामान्य जनता, उनको सिफर्स कहा जाता था। रशिया के सामान्य जनता को क्या कहा जाता था? सिफर्स कहा जाता था। आप इसे याद जरूर रखिएगा। वो एक कुल 7,50,000 छोटे छोटे गांवों में वो रहते थे। नोट पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ पर किसी भी तरह का किसी का हक राजा के सामने रखने के लिए किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। नो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कोई मंत्रिमंडल नहीं था जो राजा के सामने जनता की पैरवी करता। इस तरह का कोई भी लेजिस्लेचर भी वहाँ पर नहीं था जिससे राजा की बातें, राजा को आम जनता का जो दुख है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसको कोई बता सके। नो कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। राजा अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर राज चलाते थे, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। तो ये सब वहाँ के मेन प्रॉब्लम्स थे। तो आप देख सकते हैं रोमनोव फैमिली को पूरा का पूरा, जॉन निकोलस II का पूरा फैमिली का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फैमिली ट्री हमने तैयार किया है। जो जॉन निकोलस II थे, उनके पहले उनके पिता अलेक्जेंडर III इस रशिया में शासन करते थे। फिर उनकी जो वाइफ थी निकोलस की, अलेक्जेंडर III वाइफ ऑफ निकोलस, आप देख सकते हैं राइट में है। उनके 5 संतानें थी, ओल्गा, तनाया, मारिया, अनास्टेसिया एंड अलेक्सी। इनके 5 संतान थे। तो आप देख सकते हैं पूरा फैमिली ट्री हमने यहाँ पर आपके लिए तैयार कर दिया है, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कमी ना लगे कि हाँ कि हम ये जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते। आप A to Z नॉलेज रखेंगे हमारे चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द रशियन गवर्नमेंट बिफोर रिवोल्यूशन। बिफोर रिवोल्यूशन मतलब रशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके पहले रशिया का गवर्नमेंट कैसा था, वहाँ पर गवर्न कैसे होता था। यहाँ पर क्या था? मोनार्ची था। द जार यूनाइट अंटिल 1905 जार पावर्ड वेयर अल्टीमेटेड, मतलब जार का शक्ति सर्वशक्तिमान था 1905 के क्रांति के पहले। वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्ची था। रशिया हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया में किसी भी तरह का संविधान नहीं था, कोई लिखित संविधान नहीं था। जार जो चाहता था वही करता था। नो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम टू चेक द जार्स पावर, जार के शक्ति को निरीक्षण करने के लिए या उसको सही गलत का राय देने के लिए वहाँ पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल पार्टी नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद वहाँ पर और एक चीज़ था, हैड स्ट्रॉन्ग सीक्रेट पुलिस विच टेरराइज द पीपल। वहाँ पर सीक्रेट पुलिस था जो लोगों में एक भय उत्पन्न करके रखता था। जो राजा है, जो जार है, उसके सपोर्ट में जो एक खुफिया पुलिस काम करती थी, और जो भी जार के विरुद्ध होते थे उनको पकड़ के उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके जार ने बहुत ही भयंकर दंड देता था। इसलिए लोग जार से बहुत डरते भी थे। सर्फ सर्फ क्लास डिवीज़न एक्सीडेड बिटवीन नोबिलिटी एंड पीजेंट। और जो सर्फ, जो सबसे छोटे लोग हुआ करते थे, जो सबसे लेबर्स या पीजेंट हुआ करते थे, उनको नोबिलिटी एंड पीजेंट 2 भाग में बांट दिया गया था। जिसमें नोबिलिटी में कुछ बिजनेसमैन आते थे, जो वो लोग भी बहुत ही, उनका भी स्थिति सही नहीं था, वो लोग भी बहुत ही छोटे फैमिली से बिलोंग करते थे। पीजेंट वेन लैंडलेस, जितने भी किसान थे उनके पास अपना ज़मीन नहीं था। पूरा का पूरा ज़मीन, पूरा का पूरा पावर, पूरा का पूरा धन सिर्फ एक व्यक्ति का था, वो है जार। जार डिड नॉट रिसॉल्व कंप्लेंट्स ऑफ पीजेंट एंड वर्कर्स। कभी भी जार ने पीजेंट एंड वर्कर पर ध्यान नहीं दिया, उनका किसी भी कंप्लेंट को उन्होंने अब खुद से सॉल्व नहीं किया, और कभी भी जनता को अपना नहीं पाए हुए। तो ये सब जो कारण थे जिसके कारण रशिया में रिवोल्यूशन हुआ। लेकिन इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, रशिया रिवोल्यूशन के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एक रोल निभाता है रूसो जापानीज वार 1904 to 1905। ये जो 1 वर्ष का रशिया जापानीज वार जो हुआ था, ये बहुत बड़ा कॉज प्ले करता है रशियन रेवोल्यूशन में। तो हमको इसे जानना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्यूट विथ जापान ओवर मंचूरिया विच वाज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट चाइना। चाइना के नॉर्थ ईस्ट में एक प्लेस है मंचूरिया, तो उसके नॉर्थ वेस्ट में रशिया है, और उसके ईस्ट साउथ में आपका जापान है। तो मंचूरिया जो था एक बहुत ही डेवलप बंदरगाह भी था, साथ ही साथ वो कई देशों से जुड़ा हुआ था। तो इस मंचूरिया में आधिपत्य को लेकर के रशिया और जापान के बीच 1904 से 1905 में एक युद्ध चलता है, एक लड़ाई चलता है। तो उसके बारे में अभी जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो रशिया होता है वह बुरी तरीके से इस युद्ध में हार जाता है, और वह अपनी जनता पर पहले से ही अत्याचार करता रहता है, जनता पर ध्यान नहीं देता, किसी के डेवलपमेंट पे राजा का, जार का कोई ध्यान नहीं था, और इस भयंकर युद्ध में वह हार जाता है। तो इसका क्या होता है? लीडिंग द रिवोल्यूशन, रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपेंशन रशियन फॉरेन पॉलिसी इन ईस्ट। पूर्व में रशिया क्या करता था? अपने बहुत सारे पैसा वेस्ट करता था, अपना पूरा धन वेस्ट करता था
पूर्व के देशों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो इंटेंड एज a way in increase the prestige of the autocracy at home and abroad but result in the humiliating defeat for Russia। क्या हुआ कि जो अपनी इज्जत जो बचाना चाहता था, जो ऑटोक्रेसी जो था, जो रशिया का जो मोनार्सी था, वो अपना ओहदा, अपना पावर, अपना धन संपदा पूरे विश्व को दिखाना चाहता था। वे पूर्व के देशों में ज़्यादा ही ये सारी चीज़ें दिखाता था। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर गरीबी बढ़ने लगी। इंक्रीजमेंट द प्रेस्टीज ऑफ ऑटोक्रेसी, उसका मान सम्मान तो बढ़ा, लेकिन रशिया में इसका उल्टा क्या इफेक्ट पड़ा कि वहाँ पर गरीबी बढ़ने लगी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, द ह्यूमिलेटिंग डिफेक्ट द रशिया। उसके बाद होता है द वार मेक द फर्स्ट टाइम एनी एशियन पावर हैड डिफेटेड ए यूरोपियन पावर इन ए रियल वार। और पहली बार इतिहास में क्या होता है कि कोई एशियन पावर, जापान तो एशिया में पड़ता है, जबकि पूरा का पूरा रशिया तो आपका यूरोप में आता है। तो यूरोप को जो पश्चिम में पड़ता है उस क्षेत्र को कि पहली बार कोई एशियन पावर रियल वार में डिफेक्ट करता है। एम्बैरसिंग लीडरशिप ब्लेम्ड, वहाँ का पूरा लीडरशिप को, जो जार का लीडरशिप है उसको पर बहुत ही बड़ा सदमा उनको लगता है। उनका जो इज्जत था देश में वो बहुत ही ख़त्म होने वाला होता है। विद द डिफेक्ट जापान इमर्ज ए मेजर थ्रेट टू द रशिया इंटरेस्ट। और इसके साथ जापान का पावर बहुत ही डेवलप हो जाता है इन द ईस्ट, उसका महत्व भी बढ़ जाता है। द रशिया इवन मॉडरेट लॉस कॉन्फिडेंस इन द ओल्ड रिजिम। जो रशिया चाहता है कि जो उनके पुराने राजतंत्र में उनका जो खोया हुआ प्रतिष्ठा है दोबारा उसको पाना है। पॉवर्टी ऑन द राइज, उस समय क्या होता है कि प्रॉपर्टी का अर्थ होता है गरीबी, गरीबी भी बढ़ती जाती है कि भाई उतना धन संपदा आप विदेशों में खर्च कर देते हैं, देश में आप कृषि का उन्नति नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं करते, आप देश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं करते, आप देश में लेबर्स का सिचुएशन को ध्यान नहीं देते। तो ये सब बहुत सारे काजेस थे जो जार के लिए बहुत ही मुसीबत बन रहे थे, और सबसे बड़ा वहाँ पर गरीबी फैल रहा था। तो इन सब के कारण में क्या हुआ अंत में कि रशिया में जो रूसो जापानीज वार है, इसमें हारने के बाद उसका स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो उसके बाद जब रूसो जापानीज वॉर एंड होता है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ 5 सितंबर 1905, द ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की संधि होती है 5 सितंबर 1905 में। जापान साउथ सेलिंकिन एंड कोरिया पोर्ट अर्थर, ये सारे जापान को मिल जाते हैं। और रशिया को जो होता है एग्जीक्यूटिव मंचूरिया बट नो इंटीमेटेड, यूज कर सकता था मंचूरिया का पोर्ट, लेकिन वो उसके अधीन में नहीं था, उसको जापान से परमिशन लेना पड़ता था कभी भी यूज के लिए। तो इतने सारे उसको बंदिशें लगा दी गई, उसका इज्जत जो है वो नीलाम हो गया, ऐसा रशियन को लगा। कजल्टीज, क्या क्या कजल्टीज हुई, जापानीज डेड अप्रोक्सीमेटली 80,000 इन कॉम्बैट एंड 47,000 ऑफ डिसेज एंड 33,000 wounded, at least 1 lakh. How much people, you can see that approximately 2.5 lakh people were lost their lives. And Russia had 60,000, 47,500 in battle, 12,500 in disease, and wounded 1,46,000 people or army military. That is a really such a dangerous thing held in this war. ये पहले कभी इतना बड़ा नरसंहार बहुत सालों में नहीं हुआ था, और इस नरसंहार में एशिया का देश कोई यूरोपियन देश को हराता है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं रशिया रेपुटेशन एज ग्रेट पावर। तो जो रशिया का रेपुटेशन था वो बहुत पावरफुल था, लेकिन रशिया के यहाँ बहुत बदनाम हो जाता है। फर्स्ट एशियन विक्ट्री ओवर यूरोपियन पावर थॉट एट द ग्रेट सिग्निफिकेंसेस। सो ये था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ का ये पूरा का पूरा इमेज में आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया हूँ यहाँ पर। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। फेलियर ऑफ द ड्यूमा। ये ड्यूमा क्या है? तो 1905 में क्या हुआ था, लोगों के जो पीजेंट है और जो लेबर्स थे वे बहुत ही प्रॉपर्टी के कारण, गरीबी के कारण बहुत ही आंदोलन कर रहे थे। तो राजा ने क्या सोचा, चलिए हम ड्यूमा बना देते हैं, मंत्री लोगों का कोई परिषद, और ये संभाल लेंगे लोगों को। तो जो ड्यूमा जो था लोगों को संभालने के लिए वो फेल हो जाता है। क्या होता है, इन 1905 रशिया लॉस्ट ए वार विद जापान, द डिफेक्ट कॉजेज स्ट्राइक इन द रशियन सिटीज टू जार नियरली लॉस्ट कंट्रोल। और जब जार का जो हार होता है 1905 में जापान के हाथों, तो उससे क्या होता है कि शहर की जनता जो होती है उनका पेशेंस खो जाता है। कितना बड़ा अपमान का बात हो गया। प्लस जार निकोलस का लीडरशिप बहुत स्ट्रांग नहीं था, उनकी बहुत खामियां थी, देश में गरीबी बहुत बढ़ गई थी। तो लोगों ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। निकोलस सेकंड ऑफर्ड टू कॉल अ ड्यूमा। तो निकोलस सेकंड जो उस समय जार थे वो बोले कि चलिए ड्यूमा बनाते हैं। और पार्लियामेंट, ड्यूमा ही एक पार्लियामेंट है, द फ्री इलेक्शन, उन्होंने कहा एक इलेक्शन करते हैं। दिस वाज एक्सेप्टेड बाय ए डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक प्रयोग है, सफल हो जाता है तो मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करूंगा, ऐसा लोगों को विश्वास दिलाया। व्हेन द ड्यूमा मीट, जब ड्यूमा का गठन हुआ, इस क्रिटिसाइज द जार एंड डिमांडेड चार्जेस, उन्होंने जार का जो नीतियाँ थी उनको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने डिमांडेड चेंजेस, उन्होंने बहुत सारा
चेंजेस, मतलब कुछ परिवर्तन का डिमांड रखा ड्यूमा ने। तो इससे क्या होता है, द ड्यूमा वाज डिसमिस्ड एंड न्यू इलेक्शन कंट्रोल बाय जार वेयर कॉल्ड। जार क्या करता है, भाई ड्यूमा तो आप अपना डिमांड रख रहा है, मुझे चेंज होने के लिए कह रहा है, अपना पावर घटाने को बोल रहा है, तो मैं ड्यूमा को ही ख़त्म क्यों ना कर दूँ। जार ने ड्यूमा को ख़त्म करके नया इलेक्शन कराया, नए लोगों को चुना, और वो लोग सारे जार के ही थे। तो इट बिकम क्लियर दैट द ड्यूमा वुड बी शट डाउन। इससे क्लियर था कि ड्यूमा कुछ नहीं कर सकता सिटीजन फॉर द जार। उनके लिए जो रशिया के सिटीजन हैं और जार के खिलाफ कोई चीज़ नहीं था जो उसके खिलाफ काम कर सके। एज लॉन्ग एज द जार हैड कंट्रोल ऑफ द आर्मी हिज पावर कुड नॉट बी ब्रोकन। और धीरे धीरे वो पूरा दोबारा से आर्मी पर कंट्रोल कर लेता है, उसका पावर में कोई भी चीज़ नहीं होता है और इलेक्शन को ख़त्म ही कर देता है। उसके बाद एक घटना घटती है ब्लडी संडे का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट इसके ऊपर कई बार आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें। इस ब्लडी संडे क्या है, जार ट्रूप्स ओपन फायर ऑन ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्कर एट सेंट पीटर्सबर्ग इन 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905 को क्या होता है, जब ड्यूमा को वो तोड़ देता है, भंग कर देता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो कि मॉस्को से उत्तर पश्चिम में स्थित एक शहर था बहुत बड़ा, मॉस्को के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेंट पीटर्सबर्ग। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मतलब वहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। 9 जनवरी 1905 को संडे का डेट था। तो उस समय जार क्या करता है, पीसफुल मार्चेंट्स इन सेंट पीटर्सबर्ग कैरी ए पिटिशन टू जार निकोलस टू आस्किंग फॉर। वे जार निकोलस के प्रति एक पीसफुल मार्च निकाले थे पीटर्सबर्ग में, और उनका कुछ डिमांड था, हायर वेजेस, लेबर्स उसमें थे, पीजेंट भी थे, उनका मांग था कि भाई हमारा वेजेस तनख्वाह ज़्यादा कर दीजिए, गेट आउट ऑफ द वार, हमें युद्ध से अलग करिए, ये शॉर्टर वर्क डे, दिन जो है काम करने का, पहले 24-24 घंटे काम होते थे, 22-20 घंटे, तो उनको कम करने के लिए मांग रखा गया। बेटर वर्किंग कंडीशन, ये लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का बात कहा गया, ड्यूमा की तरह उसको फिर से बनाने का बात कहा गया। यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज, मतलब वैश्विक मानवता को बढ़ाया जाए, ये सारी बात रखा गया। लेकिन जो आप लोग को मैं बता दूं, जार जो था अपना पावर खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ड्यूमा को बंद किया था। तो क्या ये वो सहन कर पाया? नहीं। इन रिएक्शन निकोलस टू ऑर्डर हिज गार्ड टू फायर इनटू द अनआर्म्ड क्राउड। जो क्राउड था वो निहत्था था, और वो लोग शांतिपूर्वक जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका ऊपर अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है जार निकोलस सेकंड कि भाई गोलियां चला दो। व्हेन न्यूज़ ऑफ 96 डेड एंड हंड्रेड्स मोर वुंड escaped, public union most universal turned against the old regime। और जब पता चला कि भाई लगभग 100 लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हो गए और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, तो पूरी दुनिया को जब पता चला, तो पूरी दुनिया ने जो पुराने राजतंत्र है उसका ऊपर खिल्लियाँ उड़ाई। तो ब्लडी संडे 9 जनवरी 1905 आप देख सकते हैं किस प्रकार से जार के सैनिकों ने वहाँ के लोगों को घेर के रखा है। आप जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अबाउट 3 lakh people in that meeting, that march, that demonstration. 1,000 died, some shooted, some trapped. Oh my God, you can see there is most people died in this so dangerous, now my friends and my students. And Bloody Sunday 1905, you can see all the pictures of 1905 Bloody Sunday. So this was ridiculous work by the Tsar. तो व्हाट वर द पॉलिटिकल ग्रुप सजेस्ट फॉर, तो इसके लिए जो भी राजनीतिक ग्रुप गठन हुआ बाद में, उन्होंने क्या सजेस्ट किया जार को। उन्होंने कहा लार्जली सपोर्टिव ऑफ द जार, हम आपको सपोर्ट करते हैं, और जनरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेसिंग एंड सफरिंग लेफ्ट इंटेलेक्चुअल ग्रुप सीकिंग चेंज, उनमें कुछ आप जो लोअर ग्रुप्स हैं उनके लिए कुछ बदलाव करें, उनको कुछ अधिकार दें और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें। नॉन रशियन माइनॉरिटीज़ लाइक पोल्स, जेव्स, फिन्स, यूक्रेन्स वांटेड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम जार, जो नॉन रशियन थे वे जार से खुद को अलग करना चाहते थे। ग्रुप रफली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, लेबर रिफॉर्म्स एंड सोशलिस्ट। उसके बाद क्या होता है, रेवोल्यूशन ऑफ 1905 शुरू हो जाता है। 1905 बिगन एट सेंट पीटर्सबर्ग इन जनवरी व्हेन ट्रूप्स फायर ऑन द क्राउड वर्कर्स मार्चिंग टू पिटिशन जार निकोलस टू। जब ब्लडी संडे का घटना होता है तो उसी समय से पूरा का पूरा रशिया में 1905 ईयर्स का जो विरोध है वो शुरू हो जाता है। आप माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं द ब्लडी संडे वाज द मेन कॉजेज फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 इन रशिया। The Bloody Sunday was followed by the series of strikes, riots, assassination, naval mutinies, and peasant
आउटब्रेक, और क्या होता है पूरे देश में एक साथ विद्रोह शुरू हो जाता है। और रिवोल्यूशन ऑफ 1905 स्टार्टेड एंड दिस डिसऑर्डर कपल द डिफेक्ट बाय जापान से जो हार हुआ था रशिया का, इससे भी वो दुखी थे। रिवलेट करप्शन एंड इनकम्पिटेंस ऑफ जार रिजिम एंड फोर्स गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज ए ड्यूमा और असेंबली इलेक्टेड बाय लिमिटेड फ्रेंचाइजीज, कि लोगों के प्रतिनिधियों को ड्यूमा में लाया जाए, ये मांग था। लीडिंग द रिवोल्यूशन को कौन लीड करते हैं? 1905 अक्टूबर जनरल स्ट्राइक विप्स रशिया विच एंड व्हेन द जार प्रोमिस ए कॉन्स्टिट्यूशन। अक्टूबर 1905 में क्या होता है कि प्रोमिस करता है जार कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, तो इससे वो बच जाता है। 1905 दिसंबर, इन रिस्पॉन्सिबल टू द सप्रेशन ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत, द मॉस्को सोवियत ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रेगियस इंस्ट्रक्शन दैट द गवर्नमेंट सरप्राइज आफ्टर 5 ईयर्स, कि 5 सालों में गवर्नमेंट भी बदलेगा। ऐसा कुछ 2 मीटिंग्स में पीटर्सबर्ग और मॉस्को का जो दो ऑर्गेनाइजेशन बना, उन्होंने मीटिंग करके जो जार है उसको सलाह दिया कि भाई आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो भी ड्यूमा बनाएंगे, जो भी असेंबली बनाएंगे, वो प्रत्येक 5 साल में चेंज होनी चाहिए। उसके बाद इन 1906 द प्रोमिस पार्लियामेंट द ड्यूमा इज डिसॉल्व व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस एंटी गवर्नमेंट मेजोरिटी। लेकिन जब गवर्नमेंट जो राजा है, जार है, उसके खिलाफ में ड्यूमा में मेजोरिटी बढ़ गया, तो फिर 1906 में राजा ने ड्यूमा को पूरी तरह से डिजॉल्व कर देते हैं, ड्यूमा को बंद कर देते हैं। इन 1911 टू 1914 ए न्यू वेव ऑफ वर्कर अनरेस्ट एंड एंड्स विद द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और 1911 से 1914 में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1914 में, 1914 में। तो उस समय वर्कर का एक बहुत बड़ा गैंग बनता है जो पूरी तरह से जार को प्रेशराइज करता है कि भाई आप ड्यूमा को फिर से बनाएं। जार को मोलेस्ट करने के लिए, उनको उनके पद से हटाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं बाय द वर्कर्स पार्टी। तो आप देख सकते हैं पिक्चर किस प्रकार से नाइट जो है इस पिक्चर में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके पार्ट 1 रशियन रिवोल्यूशन, और आप देख रहे थे वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो का यूट्यूब चैनल। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे डिफेंस ग्रुप से जुड़ के अपना स्टडी PDF पाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक्स में ज़रूर क्लिक करें, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।